नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम देखते हैं आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में। तो पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उनसे आ रही है। तो आपको बताते चले कि एडेड कॉलेजों में अफसरों प्रबंधकों की साठगांठ से हुआ है खेल, बिना बताए कर डाली सैकड़ों की नियुक्तियां। भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला आया है। पिछले 2 दशक में 14 जिलों में 271 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने डीआईएस से मांगा जवाब। जितने भी डिफरेंट जिलों के जो डीआईएस हैं उनसे जवाब मांगा है। आइए पूरी खबर देखते हैं। प्रदेश भर के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधकों एवं अफसरों की साठगांठ से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है। इन स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की सूचना प्रबंधकों से लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजते हैं। फिर चयन बोर्ड लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद चयन करते हुए स्कूल आवंटित करता है। पिछले 2 दशक में 14 जिलों के डीआईएस ने रिक्त 271 पदों की सूचना चयन बोर्ड को न भेजकर प्रबंधकों से मिलीभगत करते हुए पहले रुपये लेकर बैकडोर शिक्षकों की एडहॉक नियुक्तियां कराई और फिर सालों भर्ती न होने का आधारहीन आरोप चयन बोर्ड पर लगाते हुए एडहॉक शिक्षकों को नियमित करने की याचिकाएं हाईकोर्ट में दर्ज कर दी। संजय सिंह के ऐसे ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान 14 जिलों के डीआईएस ने शिक्षा निदेशालय को यह जानकारी भेजी है कि रिक्त पदों की सूचना चयन बोर्ड को भेजी गई थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास इन रिक्त पदों के मिलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उप सचिव नवल किशोर ने 22 जुलाई को बस्ती, मऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, अमेठी, आजमगढ़ और जौनपुर के डीआईएस को पत्र लिखकर रिक्त पदों की जो है सूची मांगी गई है। पूछा गया है कि ये अधियाचन किस माध्यम से भेजे गए हैं, इनका संदर्भ एवं प्राप्ति रसीद की प्रति बोर्ड को ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए भाई कि बिना नियुक्ति निकले हुए और यहाँ पे कई नियुक्तियां हो चुकी हैं। अगली खबर भी उसी से जुड़ी हुई है। अगली खबर जो है वो है नेशनल हेल्थ मिशन ने जारी किया है आदेश, अधिकारी जरूरत के हिसाब से रख सकेंगे लैब टेक्नीशियन। तो आपको बताते चले कि 750 लैब टेक्नीशियन की भर्ती होनी है, वो होगी। और यहाँ पे आपको पूरा बताते चले कि कोरोना जांच बढ़ाने के लिए लैब टेक्नीशियनों की भर्ती होगी। यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से होगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। जिला स्तर पर अधिकारी जरूरत के हिसाब से लैब टेक्नीशियन रख सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवास विकास में इंजीनियरों के 400 पद खाली हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में 425 इंजीनियर के पद खाली हैं। लंबे समय से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। आउटसोर्सिंग से कुछ पद भरने के लिए परिषद ने आवेदन तो मांगा है, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो इसमें भी रिक्त पद आने की संभावना है, जिसमें से जो है सहायक अभियंता के 77 पद व अवर अभियंता के 295 पद है। ठीक है, तो ये बताया है कि आवास विकास में इंजीनियरों के करीब 425 पद खाली हैं। आउटसोर्सिंग से इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, अभी उन्हें तैनाती नहीं दी जा रही। ये बताया है ज्ञानेश्वर प्रसाद ने, अध्यक्ष इंजीनियरिंग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं जानकारियां। तो आपको बताते चले कि जो लैब टेक्नीशियन से होने वाली जो भर्ती है उसमें अधिक से अधिक कोरोना मरीज की जांच को जिला स्तर पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती होनी है। तो जिला स्तर पर अधिकारी जरूरत के हिसाब से इनकी भर्ती करेंगे। इन्हें लगभग में 19,522 रुपए प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। ये बताया अपर्णा उपाध्याय जो निदेशक हैं नेशनल हेल्थ मिशन की। अब बात करते हैं भाषा विश्वविद्यालय। आप जानते हैं कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, यह है लखनऊ में। तो भाषा विश्वविद्यालय में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले होंगे। आइए पूरी खबर देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय सहित बाबा भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय व डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अभी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको 3 विश्वविद्यालय मैंने बता दिए लखनऊ में। कौन सा? लखनऊ विश्वविद्यालय,
दूसरा जो है वो क्या है, वो है बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय, ठीक है, नाम याद रखिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों सहित अन्य विद्यालयों में दाखिले के आवेदन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। करीब 7 साल पहले शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहां पर आवेदन की अंतिम तारीख जो थी वो 20 जुलाई थी। अभी तक आए आवेदन फॉर्म से मेरिट के आधार पर दाखिले की सूची जारी होने लगी है और छात्र फीस जमा कर सकेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है प्रमोशन वेतन विसंगति को लेकर शिक्षक परेशान है। 2008 से राजकीय कॉलेज में एलटी ग्रेड को प्रोन्नति नहीं मिली, मतलब प्रमोशन नहीं मिला। पूरी खबर देखते हैं। प्रदेश के 800 से ज्यादा राजकीय इंटर कॉलेजों में किसी में भी नियमित प्रधानाचार्य नहीं है। वर्ष 2008 से राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड को प्रोन्नति नहीं दी गई है। 2001 से एसीपी यानी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम का भी लाभ नहीं मिला है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारियों को भी 2011 से प्रोन्नति नहीं दी गई है। बेसिक और माध्यमिक के बीच संवर्गों को अलग अलग करने को लेकर घोषणाएं पहले हो, लेकिन अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। राजकीय शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कई बार गोपनीय आज्ञा मांगी गई, लेकिन प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई। वहीं प्रधानाचार्य पदों पर डीपीसी को लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। मामला कोर्ट में है। शिक्षकों का आरोप है कि लचर पैरवी के अभाव में उनके मामला लटक गया है। प्रधानाचार्य के 50% पद सीधी भर्ती से, 50% जो पद है वो प्रोन्नति से भरे जाते हैं, मतलब कि प्रमोशन से भरे जाते हैं। अगली खबर जो है वो आ रही है आयोग की संस्तुतियों को अंतिम रूप, अधिकतर काम आउटसोर्स से कराने की तैयारी। तो ये बात आ रही है निकायों में गैर जरूरी पद खत्म किए जाएंगे। 5वें राज्य वित्त आयोग ने की है इस तरह की संस्तुति। 55% पैसा नगरीय निकायों को मिलेगा व 45% ग्रामीण निकायों को। तो पूरी खबर देखते हैं कि निकायों में अब अनावश्यक जो पद हैं उनको खत्म करने पर विचार होगा। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जाएगा। विकास कार्यों को पीपीपी मॉडल पर कराने के लिए स्थानीय स्तर पर नीति भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचम राज्य वित्त आयोग ने इनकी संस्तुतियां की हैं। वित्त आयोग की संस्तुतियों को कैबिनेट मंजूरी के बाद विधानमंडल में रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि अगर 5 दिन में पोर्टल पर डाटा अपलोड न करने पर शिक्षकों का वेतन रुकेगा। तो मानव संपदा पोर्टल पर 31 जुलाई तक अगर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, अपलोड नहीं की जाती हैं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा, तो उनका वेतन रुकेगा। तो ये बात आ रही है जितने भी यूपी के जिले सभी से आ रही है। स्पेशली जो ये न्यूज है ये अलीगढ़ से निकली हुई है। तो बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निदेशालय की ओर से 15 जुलाई तक सभी शिक्षकों का अपना दस्तावेज अपलोड करने का समय दिया गया था, लेकिन इस निर्धारित समय तक विभाग के लगभग 1200 से अधिक शिक्षकों ने विभाग पर पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं की थी। सभी शिक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए विभाग पर 31 जुलाई तक अंतिम समय दिया गया है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा अपलोड कर दें। अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि भाई मानव संपदा पर सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से मांगी गई सूचनाएं देनी होंगी। कार्य में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ वेतन रोकने की सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग से। तो बेसिक शिक्षा विभाग में इतने घोटाला हो रहा है, सब आ रहा है ना। तो आप देखिएगा कि डमी से है पढ़वाना, इसीलिए आई कार्ड शिक्षकों को नहीं है बनवाना। देखिए भाई पूरा खबर देखते हैं कि क्या है। बेसिक स्कूलों में डमी शिक्षकों की धरपकड़ के लिए विभाग ने आई कार्ड का प्रयोग करने का फैसला किया। पिछले वर्ष दिसंबर में बजट भी जारी किया गया था। कई रिमाइंडर के बाद नगर क्षेत्र व 5 ब्लॉक क्षेत्रों में अपनी डिटेल्स तक नहीं दी है, आई कार्ड नहीं बन पाए। आई कार्ड तैयार करवाने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों की ब्यौरा मांगा है। इसमें नाम, पिता का नाम, पति का नाम, स्कूल, ब्लॉक, पोस्ट, एम्प्लॉय आईडी, परमानेंट एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर भेजना होगा, ठीक है। अब क्या है भाई, इस तरह के बरेली में कई इसी तरह के टीचर पढ़े जा चुके हैं। डमी टीचर मतलब क्या भाई, जो परमानेंट नियुक्त हुए उनकी जगह पे कोई और पढ़ा रहा है कम पैसों में, ठीक है। तो बेसिक में 7 माह से भी नहीं बन पाए आई कार्ड और इस पे कार्रवाई लगातार की जा रही है, ठीक है। अगली सूचना हम लोग देखते हैं।
अगली सूचना है कि 60% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को ही मिलेगी छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। ठीक है, तो नए शिक्षा सत्र में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले छात्र छात्राओं को पहले काउंसलिंग कराई जाएगी। उसको लेकर छात्र शासन ने छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में संशोधन कर नए प्रावधान लागू किए हैं। ठीक है, तो जो 9वीं कक्षा से 12वीं तक की जो 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आवेदन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो छात्रवृत्ति योजना है 2020 और 2021 शैक्षणिक सत्र के लिए। ठीक है, अब अगली जो खबर है कि पाठ्यक्रम बदला तो विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षा में रुकावट। चूंकि यूपी बोर्ड ने 30% जो है कम किया हुआ है सिलेबस, तो उसके लिए अभी तक शिक्षकों को ऑडियो और वीडियो सामग्री तैयार करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है कि 6 लाख छात्रों के लिए डिजिटल प्रसारण की शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन समारोह में कुलाधिपति ने की शुरुआत। स्वयंप्रभा चैनल नंबर 15 पर किया जाएगा कंटेंट का प्रसारण। तो अब पूरा देखते हैं कि भाई क्या है डिटेल में। तो राजधानी समेत प्रदेश भर के तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे करीब 6 लाख डिप्लोमा एवं डिग्री छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए डिजिटल कंटेंट का प्रसारण शुरू किया गया है। रविवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के संस्थापना दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने स्वयंप्रभा चैनल पर डिजिटल कंटेंट प्रसारण करने की शुभारंभ की है। ठीक है, तो अब देख लीजिए पूरा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगली जो जानकारी है वो है एडेड स्कूलों में दस्तावेज होंगे चेक। बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी आ रही है। तो जितने भी अभी जानते हैं कि प्रदेश में अनामिका शुक्ला प्रकरण काफी केस काफी चर्चा में आया है, तो इसी तरह से ये सब देखते हुए सभी जिलों में सभी शिक्षकों के जो दस्तावेज हैं वो चेक होंगे। अब बात आती है प्रयागराज संगीत समिति से। तो प्रयागराज संगीत समिति में अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो कोर्स संचालित होते हैं वो जूनियर सीनियर डिप्लोमा संगीत प्रभाकर व संगीत प्रवीण की परीक्षाएं होती है। ठीक है, तो प्रयाग संगीत समिति ने वार्षिक परीक्षाओं पर इस बार कोरोना का असर है। समिति की ओर से विभिन्न विधाओं की परीक्षाएं मई में आयोजित होती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार प्रायोजित नहीं हो पाई हैं। इस बीच समिति प्रबंधन ने अगस्त में संबंधित केंद्रों के प्रमुखों की निगरानी में परीक्षा कराने की योजना तय की है। ठीक है, तो अगली जो खबर आ रही है कि भाई मूल अभिलेख जमा नहीं करेंगे शिक्षक। माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने जांच के लिए मूल अभिलेख जमा करने से इनकार कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में यह फैसला लिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि भाई जो ऑनलाइन क्लासेस का पूरा दौर चल रहा है कोरोना के दौरान, तो सलाह दी जा रही है कि भाई बिस्तर पर लेट के आप पढ़ाई मत करिए, कुर्सी पर बैठ के पढ़े। ठीक है, तो ई क्लासेस जितनी भी हो रही हैं उन सब में आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर से पढ़ाई कुर्सी पर बैठ कर ही करें, बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई न करें। मोबाइल आंखों से दूरी बनाकर रखें। टीवी से पढ़ते समय टीवी सिर के सीध में होनी चाहिए। 20 मिनट बैठने के बाद 8 मिनट खड़े हों या टहलें। ठीक है, तो ये आप नियमित तौर पे करें जिससे कि आपके आंखों पे कोई प्रभाव ना पड़े, शरीर पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको बताते जाए जो भी जानकारी दी गई है। प्रज्ञाता डिजिटल क्लासरूम गाइडलाइंस के नाम से डिजिटल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा। तो ये जो भी सुझाव दिए गए हैं ये एनसीईआरटी की गाइडलाइन से आ रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर यूपी बोर्ड से आ रही है कि यूपी बोर्ड में रिजल्ट से नाखुश जो है 7000 परीक्षार्थी हैं। स्क्रूटनी के लिए क्षेत्रीय कॉलेजों में कार्यालय में लगभग 7500 के आसपास आवेदन आए हुए हैं। अब अनलॉक 3 की बात करें, भाई 4 बार लॉकडाउन हो गया है, उसके बाद 2 अनलॉक पूरे होने वाले हैं। अब अनलॉक 3 में क्या होने के आसार है इस पे भी थोड़ा देख लेते हैं। तो स्कूल बंद रहने के आसार हैं, तो और मेट्रो शुरू करना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, अनलॉक 3 में मेट्रो सेवाएं स्थिति को सामान्य करने में मदद करेंगी। हालांकि अभी किसी भी जोखिम ये जो है जोखिम भरा है, खासकर दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर जैसे शहरों में। उधर मुंबई में 15 जून से उपनगरीय सेवाएं चालू हैं। तो देश में 1 अगस्त से अनलॉक 3 में प्रवेश कर सकता है। इसको लेकर सरकार के स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार अनलॉक 3 में
स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दे सकती है, लेकिन इसके आसार कम हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि अनलॉक 3 में अंतिम क्षणों के बदलाव को छोड़कर स्कूल के अलावा मेट्रो रेल सेवाएं भी जल्द शुरू नहीं हो सकती, जबकि जिम, स्विमिंग पूल भी इस सीमा से बाहर रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताते चला कि कोरोना महामारी के दौरान हम लोग जानते हैं कि भाई 68 दिनों तक लॉकडाउन चला, 31 मई तक जो खत्म हुआ। उसके बाद देश भर में जून और जुलाई में अनलॉक 1 व अनलॉक 2 की अधिसूचना जारी की गई। लॉकडाउन में ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक के दोनों चरणों में कई सेवाओं पर बंदिशें हटाई गई। अब अनलॉक 3 के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश आने वाला है। ठीक है, और राज्यों को भी प्रतिबंध लगाने की इजाजत होगी, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी, शैक्षणिक जगत की जो भी जानकारियां हैं, रोजगार परक जानकारियां हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको लगातार इसका अपडेट्स मिलता रहे जो शैक्षणिक जगत के हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें, हो सकता है किसी को इस जानकारी की जरूरत हो। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।